नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गोरखपुर में वाहनों के लिए सीएनजी और घरों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस सप्लाई की पहल करने वाले टोरेंट समूह ने स्वच्छ ऊर्जा में योगदान देने वाले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की है। 72 टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता वाले प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। टोरेंट ग्रुप के अधिशासी निर्देशक डॉक्टर नरेंद्र कुमार के अनुसार खानेमपुर में स्थापित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट समूह का एक पायलट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के साथ 2% ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल के लोगों को गोरखपुर में उपलब्ध हो जाए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वह भी एक औपचारिकता नहीं, नाम के अनुरूप ही पूरी तन्मयता के साथ तन्मय मोदी जी ने अपनी मेहनत और अपनी क्षमता का परिचय देकर के उस प्रकार की सुविधाएं दी हैं। हम ये मानते हैं कि हॉस्पिटल उपचार का माध्यम है, हां ये सच है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है कि अगर हमने वहां पर सतर्कता और सावधानी नहीं बरती तो वह एक नया इन्फेक्शन का भी माध्यम बनता है और वह मरीज के लिए जानलेवा होता है। उन सभी बातों को ध्यान में रख करके इस नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो रेजेंसी के साथ मिलकर के यहां पर आज शुभारंभ किया जा रहा है, यह इस क्षेत्र की 5 करोड़ आबादी के लिए एक स्वास्थ्य सुविधा का बेहतरीन केंद्र बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एक वर्ष में मैंने 1100 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं गरीबों के उपचार के लिए। अनुमान करिए, ये सुविधा पहले नहीं थी, पिक एंड चूज होता था, चेहरा देख करके सुविधा दी जाती थी। हमने कहा भी नहीं, प्रदेश का नागरिक है, उसके पास कोई सुविधा नहीं है, आच्छादित नहीं है या पैसा खर्च कर चुका है आयुष्मान भारत का, उसको पैसे की आवश्यकता है, हम पैसा देंगे, हम पैसा देंगे। जनता सरकार इसीलिए हर एक गरीब के साथ खड़ी हो, वही सरकार है, बिना भेदभाव के सबको ये सुविधा प्राप्त हो। और वह आज सुविधा उपलब्ध हो रही है। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पैसा मिलता है। हर एक स्तर पर यह सुविधा आज उपलब्ध हो रही है और व्यक्ति की पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी कैपेसिटी भी बढ़ी है खरीदने की। वह पैसा खर्च कर सकता है, उसको सुविधा चाहिए, उसको सुविधा चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी जब मैंने हॉस्पिटल का उद्घाटन के साथ ही निरीक्षण किया तो सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक जगह जगह मुझे खड़े हुए दिखाई दिए। और ये दिखाता है कि एक नई आशा और एक नया उत्साह यह रेजेंसी हॉस्पिटल के रूप में गोरखपुर में उपचार के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में यहां पर उपलब्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एसबीआई के साइबर सतर्कता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना की और राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान की शुरुआत की। ये रथ प्रदेश के 33 जिलों में जाकर लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक करेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि डिजिटल लेन देन सुविधाजनक जरूर है, लेकिन इसके साथ साइबर ठगी के खतरे भी बड़े हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने बैंक खाते की जानकारी, पासवर्ड या ओटीपी किसी के साथ साझा ना करें और अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। उन्होंने कहा कि ये रथ ऑडियो वीडियो संदेश, नुक्कड़ नाटक और कठपुतली नाटक के माध्यम से लोगों को साइबर अपराध के प्रति सचेत करेगा। राज्य में चिन्हित 29 साइबर ठगी हॉटस्पॉट पर रथ विशेष रूप से केंद्रित रहेगा। एसबीआई ने हर भारतीय का बैंकर होने के नाते ये अभियान 15 अगस्त से 30 नवंबर 2025 तक चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी। ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायतें हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के निर्माता
भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है और आज यहाँ नगर निगम रायपुर और व्यापारी संघ द्वारा पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हम स्वयं हमारे इस क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव सहित हमारे निगम के सभापति सूर्यकांत और सभी पार्षदगण, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन और सभी यहाँ के नागरिक बंधुगण सबने मिलकर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और उनसे अपेक्षा है कि उनका आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर बना रहे। झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े देशोम गुरु शिबू सोरेन और आंदोलन के वक्त से उनके साथी रहे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। एक तरफ जहां रामगढ़ जिले के नेमरा में शिबू सोरेन का संस्कार भोज रहा, वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर जिले के घाटशिला में रामदास सोरेन का अंतिम संस्कार भी किया गया। इस दौरान दोनों ही दिवंगत नेताओं को राज्य भर में अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी बीच पिता के जब संस्कार भोज में व्यस्त होने के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्री को अंतिम विदाई देने नहीं पहुंच सके, तो उन्होंने रामदास दा के लिए एक बेहद भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया। सीएम ने उस पोस्ट में लिखा कि पहले बाबा देशोम गुरुजी ने सशरीर हमारा साथ छोड़ा और अब रामदास दा भी उनके साथ नहीं हैं। ये पल उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक है। झामुमो परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्वर्गीय रामदास दा ने अपना जीवन घाटशिला समेत झारखंड की जनता के लिए समर्पित किया था। स्वर्गीय रामदास दा भीतर से अत्यंत सौम्य और सरल व्यक्ति थे। शोषित वंचित समाज के लोगों के हक अधिकारों के लिए वो हमेशा चिंतित और सजग और प्रयत्नशील रहते थे। इस दौरान दोनों ही दिवंगत नेताओं को राज्य भर में अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस बीच पिता के जब संस्कार भोज में व्यस्त होने के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्री को अंतिम विदाई देने नहीं पहुंच सके, तो उन्होंने रामदास के लिए एक बेहद भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया। सीएम ने उस पोस्ट में लिखा कि पहले बाबा देशोम गुरुजी ने सशरीर हमारा साथ छोड़ा और अब रामदास दा भी उनके साथ नहीं है। ये पल उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक है। झामुमो परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्वर्गीय रामदास दा ने अपने जीवन घाटशिला समेत झारखंड की जनता के लिए समर्पित किया था। नवी मुंबई के घरसोली में देर रात दही हांडी कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा टल गया। बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंच पर मौजूद थे, तभी अचानक स्टेज टूट गया। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के समापन के बाद जब शिंदे मंच से उतर रहे थे, तभी मंच पर क्षमता से अधिक कार्यकर्ताओं की भीड़ चढ़ गई। भार बढ़ने से मंच अचानक धड़ाम से बैठ गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि उप मुख्यमंत्री शिंदे को कोई चोट नहीं आई और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत स्थिति संभाल ली। नवी मुंबई के घरसौली में देर रात दही हांडी कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा टल गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंच पर मौजूद थे, तभी अचानक स्टेज टूट गया। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के समापन के बाद जब शिंदे मंच से उतर रहे थे, तभी मंच पर क्षमता से अधिक कार्यकर्ताओं की भीड़ चढ़ गई। भार बढ़ने से मंच अचानक धड़ाम से बैठ गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि उप मुख्यमंत्री शिंदे को कोई चोट नहीं आई और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत स्थिति को संभाला। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद संजय झा ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर जोरदार हमला बोला है। संजय झा ने कहा कि जब से वोटर लिस्ट का काम हो रहा है, आपने कहीं न इन लोगों को धरना प्रदर्शन करते देखा। बिहार में ये कभी खटिया पर बैठ जाते हैं तो कभी चौकी पर। अब चुनाव आने वाला है, बहुत कुछ देखेगा। सिर्फ राहुल गांधी पर ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता का भी उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है।
1960 के समझौते में भारत को क्या मिला? हमारा पानी पाकिस्तान को दे दिया गया और बदले में हमें आतंकवाद मिला। प्रधानमंत्री किसानों के पक्ष में खड़े हैं और हम भी उनके साथ हैं। संजय झा ने स्वदेशी अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाइए, जितना ज़्यादा लोग स्वदेशी अपनाएंगे उतना पैसा देश में ही रहेगा और देश का भला होगा। वहीं प्रशांत किशोर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय झा ने साफ कहा, जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और सरकार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी। ये आप लोग भी जानते हैं कि एसआईआर बिहार में ही हो रहा है, देश में कहीं नहीं हो रहा है। पूरे बिहार में कोई इशू लगता है आपको? कहीं प्रोटेस्ट हुआ हो, कहीं कोई निकला हो कि मेजर गड़बड़ हो गया? हम लोग भी अपने पार्टी के नाते बिहार के हर एक क्षेत्र में लोगों से बात किए, तो कहीं तो कोई कंप्लेन नहीं दिया। न इलेक्शन कमीशन बोला कि कागज़ ला के दीजिए, कोई कंप्लेन दिया। तो जब बिहार के लोगों में मुद्दा नहीं है तो कहाँ घूमने जा रहे हैं? कहीं खटिया लगा लेंगे, कहीं टेंट में बैठ जाएंगे। तो चुनाव है तो अभी तो सब तरह का कहानी देखिएगा, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। जो एसआईआर में फर्जी वोटर है वो निकाला जा रहा है और उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है या जिनका 1 से 2 से ज़्यादा जगह वोट है या परमानेंट शिफ्ट कर गए, उन्हीं लोगों का लिस्ट है। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहा है इसमें। पटना के हज भवन में जन स्वराज पार्टी ने बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन किया, जिसमें राज्य भर से आए 3000 से अधिक मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में 50 से ज्यादा प्रोफेसर, शिक्षक और समाजसेवी शामिल हुए और करीब 250 लोगों ने जन स्वराज की सदस्यता ली। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पीके ने मुस्लिम समाज को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब तक मुसलमान लालटेन का तेल बनकर जलते रहे, लेकिन अब उसकी रोशनी बुझने वाली है। उन्होंने कहा कि देश के 50% से अधिक हिंदू भाजपा के खिलाफ हैं और अगर उनमें से 20% भी मुस्लिम समाज के साथ आ जाएं तो लड़ाई हमारी जीत होगी। पीके ने इंडी अलायंस को चुनौती देते हुए मुस्लिमों को उचित भागीदारी देने की मांग की और कहा, जहां मुस्लिम उम्मीदवार होंगे वहां जन स्वराज हिंदू कैंडिडेट उतारेगा। उन्होंने कहा, डरिए मत, अब इतिहास बदलने का वक्त है। इस कार्यक्रम में पार्टी के कई बड़े मुस्लिम नेता और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल रहे। हम कोई मुस्लिम कम्युनिटी को आज पहली बार संबोधित नहीं कर रहे हैं जी। आज हम लोग जो मुस्लिम साथी जन स्वराज से पहले से जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर उन साथियों के साथ संवाद था और संवाद बस इस बात के लिए था कि हम लोग मुस्लिम समुदाय का जो एक सवाल था कि मुस्लिम समुदाय तो पूरी तरीके से हम लोग जन स्वराज के साथ चलना चाहते हैं, हम लोग के अलावा कौन साथ में है। तो आज इसी बात के लिए बैठक थी कि जाकर हम मुस्लिम समुदाय को ये बताएं कि आप आइए और देखिए कि बिहार बदलाव की इस यात्रा में कैसे हर समुदाय के लोग, हर वर्ग के लोग बड़ी तादाद में जन स्वराज के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ गए हैं, संकल्प ले लिया है। अब आप जो पहले से जुड़े हुए हैं, आप कहीं पीछे न रह जाए, इसके लिए आज उनसे संवाद किया गया और आपने जो लोगों का कहना था वो आपने सामने सुना। ईडी ने हजारीबाग से कांग्रेस के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज की 3 करोड़ 2 लाख की संपत्ति जब्त कर ली है। जानकारी के अनुसार आज सुबह इस कार्रवाई से जुड़ी एक रिपोर्ट में ईडी की जांच पर ये खुलासे हुए हैं, जिसके मुताबिक ईडी के ये तथ्य मिले थे कि अंकित राज ने बालू के अवैध खनन से हुई कमाई के जरिए उक्त संपत्ति हासिल की है। तो वहीं इस मामले की छानबीन को लेकर पता चला है कि पुलिस द्वारा अंबा प्रसाद के पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ 16 प्राथमिकी को ECIR के रूप में दर्ज करने के बाद ही ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अंबा प्रसाद के परिजनों पर रंगदारी, जमीन कब्जा करने, प्रतिबंधित संगठन चलाने, खनिजों का अवैध व्यापार करने सहित और भी कई अन्य आरोप लगाए गए हैं। गौरतलब है कि बीते 4 जुलाई को अंबा प्रसाद, अंकित राज के अलावा बालू के कारोबार से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की हुई थी। इस दौरान ईडी की टीम ने अंकित के सीए के ठिकाने से भारी मात्रा में नकद भी बरामद किया था। झारखंड हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क विवाद से जुड़े एक मामले में लोअर कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। चीफ जस्टिस तरकोल सिंह चौहान और जस्टिस एहसान प्रसाद की खंडपीठ ने खेमका फूड प्रोडक्ट्स की अपील पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि कमर्शियल मामलों में 3 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के विवादों की सुनवाई का अधिकार सिविल जज सीनियर डिवीजन को है। खेमका फूड प्रोडक्ट्स का कहना है
कि वे 2001 से गृहस्थ भोग नाम से आटा बेच रही है और इसके लिए 2005, 2012 एवं 2014 में ट्रेडमार्क का आवेदन भी किया गया था। फरवरी 2023 में कंपनी को पता चला कि एक अन्य कंपनी भी इसी नाम से आटा बेच रही है। नोटिस भेजने व मध्यस्थता की असफलता के बाद अगस्त 2023 में सिविल जज सीनियर डिवीजन जमशेदपुर की अदालत में याचिका दायर की गई। हालांकि प्रतिवादी पक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मामला अन्य अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसे लोअर कोर्ट ने मान लिया। खेमका कंपनी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां कोर्ट ने राज्य सरकार के 2021 के आदेश का हवाला देते हुए सिविल जज को ही सुनवाई का अधिकार दिया। चौदह अगस्त की रात सिवाया टोल प्लाजा पर एक चालक ने टोल फीस से बचने के लिए काले रंग की स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में लेन से निकाली। कर्मचारी ने उसे रोकने के लिए ड्रम फेंका। इसके बाद चालक ने गाड़ी को घुमाकर लाया और ब्लू लाइन में रखे ड्रम में टक्कर मारने के साथ ही कर्मचारी को कुचलने का प्रयास किया। पूरा घटनाक्रम टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बाद में यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। इस प्रकार की घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी हैं। थाना दौराला में शिकायत कर दी गई है। इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह का कहना है कि चालक को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। खबर हरियाणा के गुरुग्राम से है, जहां मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। पहले 15 से 20 राउंड में फायरिंग हुई। फायरिंग ग्राउंड पहले फ्लोर पर की गई। 3 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना सुबह 5:30 की बताई जा रही है। जब सब अपने घर में सो रहे थे, तब यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर धुंधान गोलियां चली। लेकिन गनीमत रही कि जिस समय गोलियां चली उस समय एल्विश यादव घटना के समय घर पर मौजूद नहीं थे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी हुई है। गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित एल्विश यादव के नए मकान की यह घटना बताई जा रही है। मेन गेट से जो है ताबड़तोड़ गोली आज चलाई गई है। सीसीटीवी से पुष्टि होगी जिसकी कि भाई 3 बदमाश आए हैं, जो भी हमलावर है बाइक पे, कम से कम 20-25 शायद लगता है, इससे ज्यादा भी है, वो तो पुलिस जाने। उन्होंने सारी टीमें सुबह हमने सूचना दे दी थी, आ गई सारी टीमें और अपना काम करके अभी जांच में लगी हुई है। और आई होप कि गुड़गांव पुलिस है जल्दी से जल्दी इस चीज को पता लगा देगी। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त जोगिंद्र कुमार के कुशल निर्देशन में अपराध का दौर जारी है। पुलिस मुठभेड़ में पुलिस टीम द्वारा 25,000 रुपए का इनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है। इनामिया वांछित अभियुक्त शिवम पासी निवासी ग्राम फरीदपुर, थाना नवाबगंज, कमिश्नरेट प्रयागराज का बताया जा रहा है। मेरठ पुलिस का अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान जारी है। पुलिस ने जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन लंगड़ा चलाया है। पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा की कार्रवाई में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार करीब 10 दिन पहले बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक फाइनेंसर से मोबाइल और 64,000 रुपए की नकदी लूट ली थी। पुलिस की पेट्रोलिंग और चेकिंग के दौरान रिंग रोड थाना भावनपुर क्षेत्र में बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने बदमाशों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके 3 साथियों को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। महोबा जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में सुनसान इलाके में लगे पेड़ से लटकता बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेज मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों ने मामूली विवाद के बाद हत्या कर फांसी से लटकने का आरोप लगाया। पुलिस को नामजद आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। इस कारण से भाई इसके पैसा लेते सो जी कह रहा था कि पैसा दे दो, सो जो एक बार नहीं इसने बोला और फिर की देर आखिरी ने जान से मार दिया। किसने? मूरत ने। पहले से बताओ तो ससुर ने हमारे से हम इनके पास के आए थे कि हमारे ससुर हाथ से ना छू लगो, जी बोले कि आपकी दे मारेंगे तो हम जान से मार देंगे। विवाद हुआ। विवाद के दौरान मूरत राजपूत द्वारा देवीदीन को डंडा मार दिया गया, जिस पर देवीदीन राजपूत अपने घर नहीं आए। परिजनों द्वारा तलाश करने पर आज दिनांक 16/8/2025 की प्रातः करीब 8 बजे श्री देवीदीन का शव पहाड़ पर ही स्थित एक चिल्लड़ के पेड़ पर फंदे पर लटका हुआ मिला है।
इनके पुत्र महेंद्र द्वारा गांव के ही मूरत राजपूत के द्वारा अपने पिता की हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। कौशाम्बी जिले में दिन दहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात ने लोगों को दहला दिया। बाइक सवार बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से 5 लाख रुपए के गहनों से भरा बैग लूट लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी। घायल व्यापारी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटना के बाद पुलिस जिले में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश फैजीपुर की तरफ भागे हैं। प्रमुख स्थानों पर पुलिस संदिग्ध लोगों की चेकिंग कर रही है। यूपी के हमीरपुर जिले में तिरंगे के अपमान के फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वायरल फोटो में विकासखंड मोदहा के भेसमरी गांव में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के दौरान ग्राम विकास अधिकारी अरविंद और पंचायत सहायक अनिल शर्मा के साथ प्रधान प्रतिनिधि धर्मेंद्र का फोटो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें तीनों लोग तिरंगा ध्वज को अपने शरीर में शर्ट की तरह पहने हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही तीनों ने राष्ट्र ध्वज का अपमान करते हुए फोटो व वीडियो भी बनवाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। वहीं प्रधान प्रतिनिधि ने राष्ट्र ध्वज को शर्ट की तरीके से बेल्ट के अंदर करते हुए तिरंगे का अपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधान प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह भाजपा में मंडल उपाध्यक्ष पद पर हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।